पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। क्या बदलापुर का बदला पूरा हुआ? अक्षय शिंदे जो कि यौन शोषण मामले का आरोपी था, कल उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब जो वहां पर सरकार में है शिवसेना शिंदे गुट, उसके नेता कह रहे हैं कि बदलापुर का बदला था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिंदे गुट जो उद्धव ठाकरे वाला है, उसकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से एनकाउंटर में किसी को कैसे मारा जा सकता है। फैसले तो अदालत से आने चाहिए। ये तस्वीर ठाणे के बदलापुर से आई है। वही बदलापुर जहां 20 अगस्त को लोग ट्रैक पर उतरे थे, बवाल हुआ था। आज वहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मुंबई में तो सत्ताधारी शिवसेना के लोग अक्षय शिंदे की मौत का जश्न मना रहे हैं। अक्षय शिंदे की कल शाम पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। वैन में अक्षय को लेकर पुलिस जा रही थी, वहां उसने पिस्टल निकालकर भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अक्षय अन्ना शिंदे जो अरेस्ट था और तलोजा मध्यवर्ती कारागृह में न्यायालयीन बंदी था, ताबे में लेके जब वो आ रहे थे थाना की तरफ, तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है, तो उसके बारे में एक अकस्मात मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया गया है। दोनों का तपास थाना पुलिस कर रही है। विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार कहती है गलत कुछ नहीं हुआ। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। बदलापुर में जब एक घटना घटी थी तो बदलापुर की महिलाएं सड़कों पे उतर आई थी और उनके आंखों में आंसू दिखे थे। कल जो हुआ है उसमें उनके आंखों के आंसू पोंछने का इंतजाम हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने स्थापित कर दिया कि हम महाराष्ट्र में अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प हैं। फिलहाल सरकार ने एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सूरज ओझा बताते हैं कि एनकाउंटर किस तरह से हुआ। इसी तरह की गाड़ी थी जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने ले आया जा रहा था। और मैं आपको अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ। ये ऐसी ही कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होती है। एक गोली उसने मोरे पर चलाई और 2 गोली मिसफायर हुई जो कि यहीं कहीं पर लगी। ये वायलेंस देखने के बाद तुरंत पीआई संजय शिंदे ने अपनी बंदूक निकाली और अक्षय शिंदे पर गोली चला दी। ऐसी गाड़ियां अमूमन तौर पर एक से ज्यादा आरोपियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए की जाती हैं। तो इस एनकाउंटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है, कई आरोप भी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा, एनकाउंटर कैसे हुआ, ये पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। देखिए, शाम 5:30 बजे का वक्त जब तलोजा जेल से अक्षय को लेकर पुलिस निकली थी। शाम 5:30 बजे जब वो जेल से लेकर निकली, उसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि वैन में अक्षय शिंदे ने पुलिस वालों को गालियां देनी शुरू की। उसने गाली गलौज शुरू कर दी थी। उसके बाद वैन में अक्षय शिंदे ने एपीआई और कांस्टेबल के बीच वो बैठा हुआ था, 2 लोगों के बीच, 2 पुलिसकर्मियों के बीच। 6:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब अक्षय एपीआई की कमर से पिस्तौल खींचने की कोशिश करने लगता है। वो उस पिस्तौल को वहां लेने की कोशिश करता है। लोड थी पिस्तौल पहले से ही, जिसकी वजह से वो चल गई और एपीआई नीलेश मोरे को गोली लग गई पिस्तौल चलने की वजह से। फिर आगे ये हुआ कि अक्षय ने इस दौरान नीलेश से पिस्तौल छीन भी ली। वो कामयाब हो गया जो कोशिश कर रहा था पिस्तौल छीनने की। अक्षय ने पुलिस वालों को मारने की धमकी दी। पिस्तौल उसके हाथ में थी और उसने पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी दे दी। अक्षय ने पुलिस वालों की तरफ गोलियां चला दी, उसने फायर भी किया, ये दावा किया जा रहा है। जवाब में सीनियर इंस्पेक्टर ने अक्षय पर गोली चलाई और अब ये पूरा जो घटनाक्रम है वो इस तरीके से सामने आया है। और इस पर अब हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन एनकाउंटर ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी गूंज काफी सुनाई दे रही है। अब बिहार में एनकाउंटर को लेकर सरकार में जो मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, वो दरअसल एक मॉडल की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या मांग रखी है आपको इस रिपोर्ट में दिखा। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तीनों तस्वीरें एनकाउंटर की हैं, जिसमें एक तस्वीर महाराष्ट्र की और 2 उत्तर प्रदेश की हैं। लेकिन क्या अब बिहार भी यूपी और महाराष्ट्र की राह पर चलेगा? क्या यहाँ भी अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट होगा? जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, तो अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। यूपी में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था। तो एनकाउंटर कहीं न कहीं जरूरी भी हो जाता है।
बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू का यह बयान अपराधियों में खौफ पैदा करने वाला है, क्योंकि जो अपराध हमेशा से बिहार की सबसे बड़ी समस्या रहा, उसका हल नीरज बबलू ने बिहार की नीतीश सरकार के सामने यूं रखा। लेकिन जेडीयू को नीरज बबलू का बयान रास नहीं आया। ये संविधान में नहीं है, ये संविधान के मुताबिक बिहार चलता है, हमारे नेता ने चलाते हैं। क्योंकि बात नहीं, हाँ जो गड़बड़ करता हो, गलत करता हो, कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अब तक अपराधियों की जाति को लेकर बात हो रही थी। कहा यह जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि जाति विशेष के लोगों को चुनकर मारा जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन अब धर्म वाला एंगल भी सामने आ गया। दरअसल नकली नोटों के ऐसे सौदागरों को पकड़ा गया है जिनका सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी में वो बड़े पदों पर आसीन हैं। ऐसे में अब बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जाली नोट, अवैध हथियार, सुतली बात, नेपाली पैसे, कारतूस, मोबाइल, पैसे और बैग। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, पुलिस ने उसे बाकायदा सजा कर रखा है। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं, जहां पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। जाली नोट और इन अवैध चीजों के साथ पुलिस ने जिस रफीक खान उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोहिया वाहिनी नाम के संगठन का राष्ट्रीय सचिव है। नोट के इस नटवर लाल बबलू की तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 5,62,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस की माने तो नेपाल के रास्ते बबलू जाली नोटों का धंधा करता था। रफीक उर्फ बबलू इलायची का कारोबार करता है। असम से लेकर दिल्ली तक इसका नेटवर्क बताया जाता है। दरअसल इलायची के धंधे की आड़ में ये नकली नोटों का कारोबार करता रहा है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी नौशाद भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है। जाली नोटों के साथ समाजवादी पार्टी का नेता पकड़ा गया, लेकिन पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि योगी राज में धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस जाति, धर्म, दल देख के कार्रवाई करती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं, और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। जो मुलजिम हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास सट जाएं, महाराज जी के पैर छू लें तो माफ हो जाएं। जबकि बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव जी बताएं कि कौन सी सांस्कृतिक गतिविधि चलाते थे रफीक खान के साथ मिलकर। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कारी के बाद अब समाजवादी पार्टी का नेता नकली नोटों का व्यापारी निकला। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात पता चली, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो आर्थिक रूप से पहले बहुत मजबूत नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन आरोपियों के पास अकूत संपत्ति आई है। माना जा रहा है कि जाली नोटों के जाल से इन आरोपियों ने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया। पुलिस इनके नेटवर्क को तलाशने में जुट गई है। देखिए, हरियाणा में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन किंग मेकर बनने का सपना अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के किंग मेकर बनने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आखिर किंग किसे बनाएंगे। दिल्ली में इस खाली कुर्सी के जरिए अरविंद केजरीवाल सत्ता के किंग बने हैं, तो अब पड़ोसी हरियाणा में किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल इन दिनों हरियाणा के चुनाव पर पूरा
फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार रोड शो के जरिए प्रचार कर रहे हैं और पार्टी को जिताने की अपील। सवाल ये, 90 सीटों वाली हरियाणा में क्या वाकई केजरीवाल किंग मेकर बनकर उभरेंगे? पहले किंग मेकर पर कांग्रेस क्या कह रही है वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हरियाणा में वो किंग मेकर की भूमिका में है। जहाँ दूर दूर तक उनको कोई आम आदमी को ढूंढते नहीं मिलते हैं, तो उनके बारे में क्या आप हरियाणा में सवाल पूछ रहे हैं? कोई मतलब नहीं इस बात का। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कोशिश कांग्रेस से गठबंधन की थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी और फिर आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो केजरीवाल के प्रचार से ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और शहरों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस को अलग रखें तो आम आदमी पार्टी, INLD बीएसपी गठबंधन, जेजेपी ASP गठबंधन लगभग सभी सीटों पर मैदान में है। इनके अलावा कुछ सीटों पर निर्दलीय भी मजबूत हैं। ऐसे में अगर बहुमत का गणित गड़बड़ाया तो कोई शक नहीं कि छोटे दल बड़ा रोल प्ले करेंगे। 2019 में जब बहुमत का खेल फंस गया था, तब जेजेपी और निर्दलियों की बदौलत बीजेपी सत्ता में आई थी। और अब अगली खबर, शब्दों की अपनी एक जादूगरी होती है, लेकिन कई बार ये बाजीगरी मुसीबत बढ़ा भी देती है। बिहार सरकार में एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है एक्स पर। एक ही शब्द 10 बार उसमें उन्होंने रिपीट किया। अब इस शब्द को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल है। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसकी छाप कभी नहीं मिटती। बिहार की राजनीति की ये तस्वीरें उसी हिस्से की हैं। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में माना जाता है कि मंत्री अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन की बात को पढ़ लेते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें सीएम निवास से मिली उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अशोक चौधरी को सीएम ने तलब किया था। दोपहर में 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। अंदर बात क्या हुई वो तो बाहर नहीं आई, लेकिन तलब क्यों किया गया पहले वो समझ लीजिए। सुबह 8:32 पर अशोक चौधरी ने एक्स पर ये पोस्ट लिखा। कुल 160 शब्द लिखे, जिसमें 10 बार छोड़ दीजिए का जिक्र किया। लिखा, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। इस तरह से लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने छोड़ दीजिए शब्द को आधार बनाकर लिख दिया। शब्दों की बाजीगरी को समझने वाले सियासतदानों ने खबर सीएम हाउस तक पहुंचाई और फिर अशोक चौधरी तलब हो गए। हालांकि उन्होंने सफाई में जो कहा वो गौर करने लायक है। जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं? ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जेडीयू के अंदर भी कई गुट बने हुए हैं। अशोक चौधरी ने भले ही सफाई दे दी, लेकिन पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ गई। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, उम्र नहीं बोलता। इसलिए कौन क्या किस रूप में छद्म भाषा का मैं जानकार नहीं हूँ। मैं सीधा भाषा का जानकार हूँ कि नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया, नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया। तकदीर में राजनीति से कोई पद पा सकता है, लेकिन सम्मान तो नीतीश कुमार जी नहीं पाया। पाटलिपुत्रा कॉलोनी, कंकड़बाग कॉलोनी, दानापुर, ये संपत्ति विवरणी के लिए नीतीश कुमार जी नहीं जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं काम के लिए। मौका तो आरजेडी को भी मिल गया, जिसने कह दिया कि जेडीयू में विद्रोह की स्थिति बन गई है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। जेडीयू में सिर्फ फुटबॉल मचेगा।
ये वही अशोक चौधरी हैं जिन्होंने पिछले महीने जहानाबाद में भूमिहारों को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर बवाल मचा था। बाद में अशोक चौधरी की सफाई के बाद ये मामला दब गया। अशोक चौधरी बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस छोड़ जेडीयू में आए और तब से वो नीतीश के कोर टीम में हैं। अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले साल सीएम हाउस में नीतीश के सामने ललन सिंह से उनका झगड़ा सुर्खियों में रहा था। देखिए, सत्ता का खेल भी गजब है। कई बार हाथ आई हुई सत्ता हाथ से खिसकती हुई दिखाई देती है और इस वक्त कुछ ऐसा ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ हो रहा है। हाईकोर्ट ने लैंड घोटाले में उन्हें एक बड़ा झटका दिया है और झटका इतना बड़ा है कि बात अब उनकी कुर्सी के खतरे तक पहुंच गई। सिद्धरामैया जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। He is not involved with any scam. It is a political conspiracy. पत्नी की संपत्ति बनाने की चाहत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। यहाँ तक कि जेल जाने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि जो याचिका मुडा लैंड स्कैम में सिद्धारमैया को राहत दे सकती थी, वो कर्नाटक हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। I am not afraid of the conspiracy hatched out by both BJP and JDS, because people of Karnataka are with our party, are with me, and also with our government. कर्नाटक हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को अपनी सुनवाई के बाद मुडा स्कैम में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज जब फैसला आया तो बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्मा गया। बीजेपी इसे जनता के पैसे की लूट बता रही है और बदले में सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही है। The Bharatiya Janata Party demands that this Chief Minister Siddaramaiah ji immediately tender his resignation, make way for a free and independent investigation into these allegations of corruption. जब भी उनको कांग्रेस पर ऐसा संकट आता है तो कांग्रेस कमिटेड जुडिशरी की बात करती है, जजों को हटाती है, इमरजेंसी लगाती है और कुछ भी राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के और इंदिरा जी के उनको ख्याल है सम्मान का पार्टी का, तो सिद्धरामैया जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चौतरफा घिरी कांग्रेस इसे सियासी साजिश बता रही है। He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. What happened in Jharkhand, what happened in Delhi, we are seeing that in Karnataka as well. See, we still believe in the law of the land, we believe in the constitution of India. The BJP might have the governor of Karnataka with them. We have Baba Saheb Ambedkar's constitution with us. सवाल ये कि क्या सिद्धारमैया अब सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे या फिर राजनीति इसी तरह चलती रहेगी। अजीत पवार जी मेरे साथ आज एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। पवार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज को समय देने के लिए। और जैसा मैंने कहा नमस्ते। मैंने कहा कि जमीन आसमान का फर्क विचारधाराओं में था, आज एक साथ आप लड़ रहे हैं। यही सवाल जनता के मन में है कि इस बार 6 अलग अलग पार्टियां तीन के खेमे में चुनावी मैदान में उतरी हैं। महायुति का नेतृत्व आप कर रहे हैं, क्या समीकरण देख रहे हैं? अजीत दादा, मैं यही सवाल कह रहा था कि किस तरह फॉर्मूला बनने जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। आपने 60-65 का नारा दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उतनी सीटें भी आपको दी नहीं जाएंगी और भाजपा 170-180 सीट पर लड़ने के लिए आमादा है। तो ऐसे में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है महायुति में? वक्त बताएगा, उसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक तरह से रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि खबरें ये भी आई हैं कि एक चक्रव्यूह बुना जा रहा है अजीत पवार के इर्द गिर्द, उनको पार्टी से या उनकी पार्टी को महायुति से बाहर ले जाने की। मैं ज्यादा खबरों के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं मेरा काम करता हूं। नहीं, पर क्या ये स्थिति है? आप पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन कौन बार बार बोलेगा ये नहीं है, नहीं है, नहीं है? बोलने का ही नहीं। जो सवाल उठाते हैं उनको उठाने दो। तो जिनको कुछ मीडिया में अलग अलग कुछ स्टेटमेंट देना अलग है, लेकिन ऐसा कुछ ये तैयार करने का वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कंट्रोवर्सी आप कह रहे हैं, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड सब होता है, लेकिन मैं इसलिए भी सवाल पूछ रहा था दादा कि आरएसएस के मुखपत्र में कहा जाता है कि आप ये एक दफा हुआ ना शुरू में, कितने दफा वही पर लिखा तो गया
ठीक है, मैंने बात किसके साथ की? मैंने ऊपर जो दिल्ली में जो लीडरशिप है उनके साथ बात की, यहाँ जो लीडरशिप है उनके साथ बात की। सबके साथ बात करने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, लेकिन एक चित्र निर्माण किया गया, हम भी खबरें में है कि अजीत दादा के आने से महायुति को नुकसान हुआ। लोग किसी ने क्या चित्र निर्माण करना है वो हर एक का अधिकार है, डेमोक्रेसी में ये चलता है। मैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। नहीं, पार्टी के मंत्री भी बोलते हैं, ताराजी सावंत का स्टेटमेंट बाहर आया, उन्होंने ये कहा कि जिनका स्टेटमेंट आया उनको वहां कितना अधिकार है आप जरा सोचो ना। लेकिन क्या ये बात आपने मुख्यमंत्री महोदय से की थी? मुझे किसी के साथ बात नहीं, आपकी बैठक भी हुई दोनों। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं किसी के ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं मेरा काम करता हूं। आप सेक्युलर विचारधारा की बात करते हैं, तो मेरा अगला सवाल यही है कि नीतीश राणे के स्टेटमेंट को लेकर आप काफी नाराज थे। बताया गया कि आपने इसकी बात आला कमान से भी की, पार्टी दिल्ली में भाजपा के, और नीतीश राणे देखो वो जो भी न्यूज आई उसके बारे में मुझे जिसके साथ बात करनी थी मैंने बात की है। मेरे हिसाब से मेरी तरफ से वो इशू खत्म हुआ है। क्योंकि आपने सेक्युलर विचारधारा के आप हैं, आपकी पार्टी वो है, लेकिन जिस तरह आप जब आए तो आपने सिद्धिविनायक से शुरुआत की, तो आप कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आए। धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ हिंदुत्व को भी आप ऐसा किसने बताया कि सेक्युलर विचारधारा दर्शन नहीं लेने जाते? हम सभी जगह दर्शन लेने के लिए जाते हैं। ऐसा कैसा आप सोचते हैं? आपने कहीं ये भी कहा कि जो सीटें आपके पास आएंगी उनमें से करीब करीब 10% सीटें आप मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए एक तरह से देने की कोशिश आपकी है। 10%। तो मुंबई में भी वही आप शायद 4 या 5 जगहों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। यही बात आप भाजपा को पूछेंगे तो भाजपा कह रही है हमारे विचारों के खिलाफ है। और इसीलिए ये देखो, हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। आपको पता है क्या, 2.5 साल हमने शिवसेना के साथ काम किया ना। तब उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। उद्धव जी की पार्टी की विचारधारा क्या है आपको मालूम है ना? तो 2.5 साल गवर्नमेंट चला ना। तब आपने कभी किसी ने पूछा नहीं कि ये कैसा चल रहा है? सीटों के लिए उम्मीदवार आपके तय हैं। खबर ये भी है कि आपके पुत्र जय पवार भी शायद चुनाव लड़ सकते हैं इस बार। चर्चा बहुत है या मांग भी बहुत है, क्या ये हो सकता है? हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, पहले हमें कौन से सीट हमें शिवसेना को और बीजेपी को मिलती है, हमारे बाकी जो घटक है सब, जो विनय कोरे हो, राजेंद्र रेड्रावकर हो, अलग अलग बहुत से है, सब मिलके इसका बंटवारा हो जाएगा। तो जय पवार की उम्मीदवारी तय? मैंने ये बताया ना, अभी मैंने उसका जवाब दिया नहीं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। वहां के उम्मीदवार तो आप खुद तय करेंगे? सुनो तो बाबा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, मैं अकेला नहीं हूँ। डेमोक्रेसी है। कुछ तो खबर दीजिए, मिल सकती है नहीं मिल सकती है? मुझे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन आप बारामती से लड़ रहे हैं, स्पष्ट है। उसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेगा। विधानसभा में तो उम्मीदवार, विधानसभा में उम्मीदवार करीबन मेरा ये कहना है 60% उम्मीदवार के ऊपर ही चलता है और 40% आपकी युति, आपकी आघाड़ी जो भी पार्टी है उसके। तो आपने उम्मीदवार तय कर लिए होंगे, एक ढांचा बना दिया होगा, और क्या हमारी सोच में है, क्योंकि मैंने बहुत साल इसमें काम किया है। तो 2004, 2009, 2014, 19 और 24 5वीं दफा, और दोनों भी है, पार्लियामेंट और असेंबली। तो इस बार कब तक तय हो जाएगा आपका सब कुछ? क्या हमारा जल्दी तय हो जाएगा। मुझे कोई डेडलाइन आप रख रहे हैं कि क्योंकि काम करने के लिए भी समय चाहिए? सुनो ना गणेश जी, इस दफा हमें तीनों को ऐसा लगता है जल्दी हो, क्योंकि पिछले दफा जब लोकसभा का कैंडिडेट का फॉर्म भरने की डेट कल खत्म होने वाली थी और आज कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसका नुकसान तो हुआ आपको? बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि क्या है, फिर उसके बाद आपको खाली 15 दिन रहते हैं या 16 दिन कैंपेन के लिए। 16 दिन में आप करीबन 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो इस बार जल्दी हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। और थर्ड फ्रंट की आपकी खबरें, बहुत सारी खबरें आ रही दादा, आप उसको पे ये नहीं कर रहे? थर्ड फ्रंट में आप जाएंगे, आप उद्धव ठाकरे से भी बात कर रहे हैं? खबरें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि क्या है, चैनल इतने हुए हैं, इतने चैनल
चैनल की खबरें होती सुनो सुनो, तो अभी मेरा सुनो, आपने सवाल उठाया, मुझे जवाब दे दो। उसमें उनको कुछ ना कुछ न्यूज, तो ब्रेकिंग न्यूज, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा दिखाना पड़ता है। न्यूज़पेपर भी बहुत है, कोई भी, अभी कल तो एक न्यूज़पेपर दिल्ली से कुछ न्यूज आई, ऐसा है वैसा है, हम भी देखते, हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद ही पता चलता है, अरे ये सोच किसी की चालू है, ऐसा या बिल्कुल। तो ये मेरे को इतना तो बता दी कि कब तक ये मंथ एंड तक हो जाएगा, आपने 60 और सीएम का ये सितंबर तक सब तय हो जाएगा। हाँ, सितंबर एंड तक सब तय हो जाएगा, फॉर्मूला भी तय हो जाएगा, कैंडिडेट भी आपके तय है, पूरी कोशिश है हमारी। कैंडिडेट भी आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर आपने फिक्स कर लिए हैं? नहीं, कैंडिडेट हम सामने वाले क्या कर रहे हैं, कौन सा पत्ता निकाल रहे हैं, हमें कौन सा पत्ता निकालना चाहिए, सही। अच्छा, पहले वो करेंगे, आप करेंगे? नहीं, वो भी उनको भी कैंडिडेट फाइनल करना ही होगा ना। कुछ कैंडिडेट वो देखेंगे हमारा कौन सा आ रहा है, फिर हम देखेंगे उनका कौन सा आ रहा है, ऐसा थोड़ा बहुत होगा। और मुख्यमंत्री पद का दावेदार वही आपने कहा, स्ट्राइक रेट, और उसके आगे कैसे होगा? नहीं, वो हम बैठेंगे, आप बिल्कुल अजीत पवार मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हम सब बैठकर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। अभी एकनाथ राव शिंदे चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर, हम दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऐसे मिलके हम आगे चुनाव के लिए जा रहे हैं। कल जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के देखते हुए ये सब किया गया और उसकी हत्या की गई। विपक्ष न्यायिक जांच की मांग भी कर रही है। करनी चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो करनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।